अब आज की क्लास में हम लोग टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग। ये क्या होता है? ये दोनों अलग टर्म्स हैं, इनके दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्या फर्क होता है अब हमें वो समझना है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? बेसिकली कई बार होता है हमारे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी का हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वो इसका प्रिंसिपल है। इन दोनों प्रोसेस का प्रिंसिपल अगर आपसे पूछा जाए वो है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटल कंडक्टर इज जीरो। यानी एक मेटल कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर मान लो मेरा ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, तो मैं उसको एक मेटल कंडक्टर के अंदर, एक मेटल के बॉक्स के अंदर रख दूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाएगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो ये मेरे पास एक चार्ज है, सोर्स चार्ज प्लस क्यू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और मुझे अपने इंस्ट्रूमेंट को बचाना है, तो मैं उसको एक मेटल कंडक्टर के अंदर रख देता हूं। मेटल बॉक्स। तो क्या होता है, इसमें इंडक्शन से इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है और इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होकर के नेगेटिव पर खत्म हो जाती है, और उसके बाद पॉजिटिव से फिर शुरू हो जाती है, कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बीच में जीरो होती है क्योंकि मेटल कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होती। अब अगर मैं जो भी इंस्ट्रूमेंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है इस बॉक्स के अंदर रख दूं तो उसके ऊपर फील्ड एक्ट नहीं करेगी। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग sensitive instruments from the effect of electric field is called shielding। मैं क्या करता हूं इसमें, मैं अगर किसी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के असर से बचाना चाहता हूं तो जो मैं उसके लिए मेथड इस्तेमाल करता हूं ये वाला, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है। अब शील्डिंग और स्क्रीनिंग में क्या फर्क है? देखो शील्डिंग में क्या हो रहा है, अगर आप नोटिस करो, शील्डिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ इस रीजन में नहीं है, इससे इधर भी है, इसके बाद भी है। स्क्रीनिंग में ये बाद वाली फील्ड भी बंद की जा सकती है बिल्कुल कंप्लीटली, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग। अब वो कैसे की जाती है? देखो, अगर ये मेरे पास वही सोर्स चार्ज था प्लस क्यू, और ये मेरे पास मेटल का कंडक्टर था, मेटल बॉक्स, इसका जो फार एंड है उसको अगर मैं अर्थ कर दूं तो क्या होगा, पॉजिटिव की वजह से यहां पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन जो इधर वाला पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आकर के उसे न्यूट्रल कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पर खत्म होती है, ये तो हमको पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से शुरू हुई और नेगेटिव पर खत्म हो गई, लेकिन उसके आगे जाने के लिए अब उसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है आगे, उसको दोबारा बनाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इस कंडक्टर के लेफ्ट साइड पे रहेगी, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बाद में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग कहलाती है।
इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया जाता है बाय यूजिंग एन अर्थेड कंडक्टर। तो उस कंडक्टर के आगे भी फील्ड फिर आगे प्रोपगेट नहीं कर पाती, और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग। जैसे एक स्क्रीन रेडिएशंस को रोक देती है, उसी तरीके से ये काम करती है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग, जिसमें अर्थेड कंडक्टर होता है। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग। अब आज जो हम करेंगे वो है न्यूमेरिकल्स। बेसिकली आज हम लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम, और जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेनी ऑफ द टाइम्स दीज क्वेश्चंस हैव अकर्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स। तो मैं आज आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बोर्ड के लिए और आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल वही क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे आपके कॉन्सेप्ट सुधरेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए यहां पर। द इलेक्ट्रिक फील्ड components in figure are Ex is equal to alpha x की पावर हाफ, Ey is equal to Ez is equal to 0, in which alpha is equal to 800 Newton per Coulomb meter square. Calculate number 1, the flux phi E through the cube से फ्लक्स निकालना है, एंड नंबर 2, द चार्ज विद इन द क्यूब। ठीक है, इसमें आपको अज्यूम करना है A इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ये आपको गिवन है। ठीक है जी, अब हमको फिगर क्या गिवन है? फिगर हमको कुछ ऐसी गिवन है। ये एक्स, वाई और जेड। ये गिवन है हमको, ये डिस्टेंस भी ए है, ये डिस्टेंस भी ए है। ठीक है जी, आपको ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, ये क्यूब गिवन है और हमको वैल्यूज गिवन है। अब आपसे कहा गया ये बताओ इस क्यूब का टोटल फ्लक्स कितना है। पहली चीज, इसमें जो आपको गिवन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर तो है, वाई और जेड पर नहीं है, 0 है, क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी चीज, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। जब भी फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस तो वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, इट विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक, तो अब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और उसकी जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। तो सपोज यहां पर जो फील्ड है उसको हम नाम देते हैं E1, और यहां पर जो फील्ड है उसको हम नाम देते हैं E2। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये केवल 2 सरफेसेस में से पास होगी। कौन कौन से 2 सरफेसेस? एक तो ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाकी कंपोनेंट्स 0 हैं। अब अगर मैं इस सरफेस का एरिया वेक्टर बनाऊं तो वो इधर की तरफ आएगा, और अगर इस सरफेस का एरिया वेक्टर बनाऊं तो वो इधर की तरफ आएगा। तो आप देख सकते हो इस सरफेस पर थीटा 180 है
इस सरफेस के लिए थीटा 0 डिग्रीज है। ठीक, तो मैं इस सरफेस को नाम देता हूं सरफेस 1, इसको नाम देता हूं सरफेस 2 इन द क्वेश्चन, ताकि मैं इसको समझ पाऊंगा। ठीक है, सो फ्लक्स, अब हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। जो फ्लक्स है विल ओनली बी ड्यू टू सरफेसेस 1 एंड 2। जो फ्लक्स है वो केवल इन दो सरफेसेस की वजह से होगा, क्योंकि बाकी सबका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स एक्सिस पर। ठीक है, अब जो एरिया वेक्टर है यहां पर एस, इनका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में निकाल सकता हूं क्योंकि ये क्यूब है, तो साइड इंटू साइड वो ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा सरफेस एरिया, दैट इज 0.1 इंटू 0.1, दैट इज 0.01 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास सरफेस एरिया एस आ गया इन दोनों सरफेसेस का, इसका भी एस, इसका भी एस। ठीक, दोनों सरफेसेस आ गए। अब मुझे फ्लक्स निकालने के लिए चाहिए दो फील्ड्स, तो E1 की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला कहता है वो है अल्फा, और E1 के लिए ये डिस्टेंस कितना है, a के बराबर, इंटू 0.1 की पावर हाफ स्क्वायर रूट। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, वो गिवन है आपको 800 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.1, ये आपके पास E1 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप E2 को देखो ध्यान से, E2 के लिए अगर आप चेक करो तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो आ जाता है 2a। E2 के लिए चेक करो, इस वाले डिस्टेंस के लिए a प्लस a विल बी इक्वल टू 2a। तो अगर आप E2 को निकालो तो वो आ जाएगा अल्फा इंटू 0.2 की पावर हाफ, यानी 800 इंटू 0.2। जब बेसिकली आप इसको 800 रूट a और इसको 800 रूट 2a भी लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अगर आप निकालना चाहो तो अल्टीमेटली वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब देखो ध्यान से, मेरे पास E1 और E2 है, मेरे पास S है। अब बारी थीटा की, यहां पर थीटा है 180 डिग्रीज, यहां पर थीटा है 0 डिग्रीज। तो अगर मैं फ्लक्स 1 निकालूं, वो आएगा E1 इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्रीज। E1 कितना है, वो है 800 रूट 0.1, और S कितना है 0.01, और कॉस 180 होता है -1, ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं φ2 निकालूं तो वो आ जाएगा E2 इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि दोनों के लिए पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो वो आ जाएगा 800 अंडर रूट 0.2 इंटू 0.01 इंटू +1, क्योंकि कॉस 0 होता है आपके पास +1। अब जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स विल बी φ1 प्लस φ2। ये वाला फ्लक्स नेगेटिव है, ये वाला फ्लक्स पॉजिटिव है। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपके पास आ जाएगा 800 इंटू 0.01 और ब्रैकेट में अंडर रूट 0.2 माइनस अंडर रूट 0.1, यही तो डिफरेंस आ रहा है आपके पास। और अगर आप इसका आंसर देखोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी 1.05। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास आ जाएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आ जाएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ गई। अब फ्लक्स जब मैंने निकाल लिया, तो गॉस थ्योरम कहता है, यूजिंग गॉस थ्योरम, जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे निकालना है चार्ज, तो मैं कह सकता हूं चार्ज इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई की वैल्यू कितनी है 1.05, और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अगर आप ये वैल्यू रख दोगे तो आपके पास आ जाएगा 9.27 इंटू 10 रेज टू पावर -12 कूलम। ठीक है, यह आ जाएगा
9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलम का चार्ज आपके पास आ गया। तो हमने दोनों चीजें सॉल्व कर ली। कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, देखो ध्यान रखना, यहां पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती तो आपका आंसर 0 आता, क्योंकि जितना इनवर्ड फ्लक्स होता उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स होता है। याद रखना, इनवर्ड फ्लक्स हमेशा नेगेटिव आता है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, टू बी नोटेड, इनवर्ड फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है, आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चेंज ही नहीं हो रही, तो इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों बराबर आएंगे, इसलिए फ्लक्स 0 आता था। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, जैसा कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर कहीं भी आपको ये गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, तो याद रखना आपके पास फ्लक्स 0 नहीं आएगा। ठीक है, और अगर फ्लक्स 0 नहीं आएगा तो आपके पास चार्ज का आंसर भी आना चाहिए। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और ये बोर्ड में भी पूछा जा चुका है एज सच, विद द सेम वैल्यूज, इवन न्यूमेरिकल वैल्यूज तक चेंज नहीं हुई थी बोर्ड में इस क्वेश्चन में। तो बिल्कुल एज सच एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिक्ट आ गया था बोर्ड में। गॉट इट? तो ये हमने एक क्वेश्चन किया, देख लीजिए इस क्वेश्चन को, सबको समझ में आ गया। अब हम इसके बाद करेंगे दूसरा क्वेश्चन। S1 and S2 are two concentric spheres enclosing charges Q and 2Q रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 and S2. Second part, how will the electric flux through the sphere S1 change if a medium of dielectric constant K is introduced between is introduced in the space inside S1। और तीसरा पार्ट है how will the flux through sphere S1 change if medium of dielectric constant K is introduced in space
इनसाइड S2। फिगर क्या है? ये है आपके पास S2 और ये है आपके पास S1। ये है सेंटर, यहां पर है चार्ज Q, यहां पर रखा गया है चार्ज 2Q। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी। आपसे ये पूछा गया है कि आप पहले तो रेशो ऑफ फ्लक्स निकालो इन दोनों का। ठीक, उसके बाद ये बताओ कि अगर मैं इनके बीच के मीडियम में बारी बारी से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम भर देता हूं, तो ये बताओ भैया फ्लक्स इनके किस प्रकार चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो पहली चीज, कल ही मैंने आपको कैविटी वाला कॉन्सेप्ट बताया था। तो अब नोटिस करो S1 के अंदर कितना चार्ज है? चार्ज Q है। तो जो फ्लक्स ऑफ S1 हो जाएगा, इसको मैं नाम दे रहा हूं phi1, फ्लक्स ऑफ S1, तो वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 का फ्लक्स आ गया। अब नोटिस करो जो सेकंड है S2, इसके अंदर कितना चार्ज है? इसके अंदर 2Q तो है ही, साथ में भैया ये Q भी तो इसके अंदर ही तो आ रहा है, टोटल चार्ज तो इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। तो इसका जो फ्लक्स आएगा phi2, वो आएगा Q प्लस 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं इनका रेशो निकालूं, phi1 रेशो phi2, तो वो आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रेशो 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 1:3। पहला आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, तो इनका जो फ्लक्स हो गया वो हो गया 1:3। इसमें ध्यान देना है कि इसमें S2 में ये और ये दोनों चार्ज काउंट होंगे ना, क्योंकि ये दोनों ही इसके अंदर लाई कर रहे हैं। गॉट इट? अब बारी आती है कि अगर मैं S1 के अंदर ये पूरा का पूरा जो है इस रीजन को भर दूं अगर एक मीडियम से, ऐसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से, तो हमको पता है जो नया फ्लक्स हो जाएगा phi1 डैश, अगर आप याद करो मैंने आपको स्पेशली ये डेरिवेशन में करवाया था, वो हो जाता है 1/k टाइम्स phi1। 1/k टाइम्स हो जाता है, तो आपके पास आंसर आएगा Q/k एप्सिलॉन नॉट। बताया था ना मैंने आपको कि फ्लक्स कितना हो जाता है? 1/k टाइम्स हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाती है, इसलिए फ्लक्स 1/k टाइम्स हो जाता है। गॉट इट? तो ये आ गया मेरे पास सेकंड आंसर। अब बात करते हैं थर्ड आंसर की। थर्ड में पूछा अगर इस वाले की जगह इसको खाली रखा, लेकिन अब मैंने मीडियम यहां भर दिया, यहां पर, तो बताओ जो फर्स्ट वाले का फ्लक्स है, S1 का ही फ्लक्स पूछा है, अब ये बताओ इस पर कितना फर्क पड़ेगा? phi1 डबल डैश हम उसे मान रहे हैं सपोज, तो अब बताओ कितना फर्क पड़ेगा? भैया देखो S1 का जो फ्लक्स है वो केवल इसकी वजह से है अंदर, और यहां पर तो मैंने कोई चेंज किया ही नहीं, यहां पर कोई चेंज नहीं किया। ये जो बाहर मीडियम में आया है इससे इसका कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड की बात आती है, एनक्लोज्ड के अंदर तो हवा है, तो इसीलिए जो नया फ्लक्स आएगा वो phi1 के बराबर ही रहेगा, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहां पर मीडियम भर रहा हूं तो इसके फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो हमको ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, यही ट्रिक है। आप क्या करते हैं, आप इसमें तब यहां का फ्लक्स इसमें चेंज कर देंगे, जबकि एक्चुअली में अंदर वाले के अंदर तो मीडियम है ही नहीं, आपने मीडियम भरा है केवल सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले के अंदर नहीं भरा है, थर्ड केस के अंदर। तो ध्यान रखना है, द फ्लक्स विल नॉट चेंज ड्यू टू दिस। ठीक है, ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट मिस्टेक होती है जो हम अक्सर कर देते हैं। ठीक है, फिर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो मुझे आप लोगों से पूछना है, और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, इसे मैं लिख नहीं रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कंसेप्चुअल है, न्यूमेरिकल नहीं है, तो इसको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, इफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस इज 0, अगर एक सरफेस ने जितना टोटल चार्ज एनक्लोज किया है
उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। इफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस इज जीरो, आपसे पूछा गया डज इट इंप्लाई दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज जीरो। तो क्या ये जरूरी है कि उस सरफेस पर हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो हो? कन्वर्सली, इज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज जीरो, डज इट इंप्लाई दैट द चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो? आपसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन है कि अगर किसी सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज जीरो, तो क्या इसका मतलब यह है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पर जीरो होगी? और इसका उल्टा, अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या इसका मतलब के अंदर चार्ज जीरो है? दो चीजें, ठीक है। तो पहली बात, अगर नेट चार्ज किसी सरफेस के अंदर जीरो है तो यह जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सरफेस पर जीरो हो। ऐसा क्यों? देखो, अगर टोटल चार्ज एनक्लोज इन द सरफेस इज जीरो तो फ्लक्स जीरो आता है। अगर मैं गॉस थ्योरम का यूज करूं तो जो फाई होता है वो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है और इसकी वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ये क्यू नेट चार्ज है, ठीक है। तो अगर क्यू नेट जीरो है, इसका मतलब ई डॉट डी एस इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ई इंटू एस जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है, याद रखना ये बात। किन्हीं दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट, दो केसेस में इसके मैं दो आउटकम निकाल सकता हूं। क्या दो आउटकम? या तो आइदर ई इज जीरो और ई इज परपेंडिकुलर टू एस। ये भी तो पॉसिबल है भैया। डॉट प्रोडक्ट क्लास 11th पर आओ वापस, उसमें हमने पढ़ा था अगर किन्हीं दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो या तो उनमें से एक क्वांटिटी जीरो है, या ये भी तो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एस हो। ऐसा पॉसिबल है। तो इसीलिए पहला वाला ट्रू नहीं है भाई। पहले उन्होंने कहा कि अगर किसी सरफेस पर अंदर चार्ज जीरो है, नो टोटल चार्ज, तो क्या उस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी? आंसर है नो। क्यों नो? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर भी तो हो सकती है सरफेस के। हो सकता है एक्सटर्नल फील्ड हो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डायपोल को रख दो, डायपोल का नेट चार्ज जीरो होता है, लेकिन अगर मैं उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर अलग तरीके से आ सकती है। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आ सकती है सरफेस के, तो नेट चार्ज जीरो हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना कंपलसरी नहीं। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई? दूसरा, कन्वर्स। कन्वर्स उन्होंने क्या कहा? कन्वर्स में उन्होंने कहा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। ओके, ठीक है। तो चलिए अब देखो, अगर उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास, कन्वर्स में उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर जीरो है तो क्या चार्ज जीरो होना कंपलसरी है? ये पूछा उन्होंने। देखो, कन्वर्स में उन्होंने कहा, कन्वर्सली इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज जीरो, डज इट इंप्लाई दैट द चार्ज इनसाइड इज जीरो? चेक करते हैं। देखो, फाई होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगर ई जीरो हो गई, देयरफॉर फाई विल बी जीरो, क्योंकि फाई ई डॉट डी एस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब फ्लक्स जीरो। गॉस थ्योरम कहता है देयरफॉर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जीरो, दैट इज क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो इस वाले केस में ये ट्रू है, दिस इज ट्रू, कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है तो इसका मतलब उसके अंदर चार्ज जीरो है। लेकिन अगर चार्ज जीरो है तो ये जरूरी नहीं, नेट चार्ज जीरो होने का मतलब ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर जीरो हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर भी हो सकती है। लेकिन यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज जीरो होना कंपलसरी है, ठीक है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको समझ लिया कि क्यों ऐसा होता है।
यहां पर लगा है कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये बात याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट यहां पर लगा है। ठीक, मैंने क्वेश्चन बोला था, ये प्लीज नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, सीइंग द वीडियो को देख करके आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो हमको समझना है। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि देखो गॉस थ्योरम ना आपको बहुत जगह पर कंफ्यूज कर सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन में है फिगर शोज अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। देखो मैं फिगर बना देता हूं, ये एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपको शो किया गया है। ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज लीनियर कंडक्टर गिवन है और इसके चारों तरफ हमें गॉसियन सरफेस गिवन है कुछ इस तरह से। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये क्वेश्चन में गिवन है। आपसे सवाल जो पूछा गया वो है फॉर विच सरफेस फाई इज जीरो, किस सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो है। दूसरा, ओवर विच सरफेस E इज जीरो। तीसरा पूछा गया ओवर विच सरफेस मैग्नीट्यूड ऑफ E इज कांस्टेंट। और चौथा सवाल इस फिगर से रिलेटेड पूछा गया ओवर विच सरफेस does mod of E change। ये आपसे सवाल पूछे गए। ठीक है, ये फिगर गिवन है और आपसे पूछा गया कि इनमें से किस सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो है, किस सरफेस के लिए E जीरो है, किस सरफेस पर E का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और इसमें किस सरफेस के लिए आपके जो E की वैल्यू है वो बदल रही है। ठीक है, तो अब लीनियर चार्ज का अगर आप फॉर्मूला याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज E, उसका फॉर्मूला होता था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और अगर आप याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती थी यूं। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों ढक्कन के लिए देखो, ये एंड कैप, इनके एरिया वेक्टर ऐसे और ऐसे बनेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे आता था इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल और इन दोनों सरफेसेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आते थे। तो जब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हमें ये समझ में आ गया, ये जो दोनों एंड के सर्कल हैं, एंड कैप्स बोलते हैं इनको, वहां पर फ्लक्स जीरो होगा। तो इन्होंने कहा ओवर विच सरफेस, देखो फॉर विच सरफेस फ्लक्स इज जीरो, किन सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो है, इसके लिए और इस सरफेस के लिए। तो फर्स्ट वाले का आंसर हम लिखेंगे फॉर एंड कैप्स, ये जो एंड की कैप्स हैं ये वाली और ये वाली, इनके लिए फ्लक्स जीरो आएगा क्योंकि अगर आप इनका फ्लक्स निकालो तो वो E इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री आ जाएगा विच इज इक्वल टू जीरो। कॉस 90 जीरो होता है इसलिए फ्लक्स की वैल्यू जीरो आ गई। सेकेंड सवाल, ओवर विच सरफेस E इज जीरो। हर्ष शर्मा बताओ जरा मुझे, इनमें से किस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी। विभांशु, किस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। सर किसी भी सरफेस के लिए नहीं है। वेरी गुड, इनमें से किसी भी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, हर सरफेस के लिए R कुछ ना कुछ वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनाइट डिस्टेंस पर जीरो नहीं हो सकती। तो इसका आंसर आएगा नो सरफेस। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया था, आप सोचोगे कि इनमें से कोई एक आंसर लिख दोगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि फाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। जब तक मैं R को इंफिनिटी नहीं रखूंगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगी।
फॉर एनी फाइनाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो। क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है ये कि जब तक आर इंफिनिटी नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, क्योंकि इस फॉर्मूला के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो व्हेन आर इक्वल्स इंफिनिटी। जब तक आर इंफिनिटी नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। तो इनमें से किसी भी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पॉसिबल नहीं। समझ में आ गया? अब आती है बारी नेक्स्ट थर्ड पार्ट की। ओवर विच सरफेस मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज कांस्टेंट। सिमरन बता जरा, इनमें से कौन सा सरफेस है ऐसा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है? सर सर्कमफ्रेंस। कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा, सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये कर्व्ड सरफेस एरिया का हर पॉइंट बराबर दूरी पर लाया करेगा, रेडियस वाली दूरी पर। और जब रेडियस वाली दूरी बराबर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। तो इसका आंसर आएगा कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। क्यों? क्योंकि इस सरफेस का हर पॉइंट अगर आप देखो सेम दूरी आर पर है। इस सरफेस का कोई भी पॉइंट लोगे वो बराबर डिस्टेंस आर पर आएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी वो बिल्कुल कांस्टेंट आएगी, इट विल नॉट चेंज। गॉट इट? अब चौथा वाला सवाल, ओवर विच सरफेस डज मैग्नीट्यूड ऑफ ई चेंज। साहिल कटारिया, किस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी इनमें से? बताएं। सर एक पे भी नहीं। ओके, प्रथम। सर एंड्स के लिए हो जाएगी चेंज। एंड्स पर, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि देखो एंड्स पर, ये एंड का सरफेस है, देखो ध्यान से देखना, ये मेरे पास तार जा रही है ऐसे, और मेरा जो एंड का सरफेस है वो ऐसे बना हुआ है यूं। ठीक है, तो इस सरफेस पर अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट, इस पॉइंट की दूरी सपोज R1 है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्क होगी। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं, इसकी दूरी R2 है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फर्क आएगी। एंड के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज डिफरेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आप लिखेंगे फॉर एंड कैप्स। समझ में आ गया सबको क्यों एंड कैप्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है? क्योंकि एंड कैप्स पर जो पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज डिफरेंट, इसलिए एंड कैप्स पर आपके पास जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ में आ गया भाई यहां तक? चलिए अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसीलिए मैं इनको करवा रहा हूं। इसलिए प्लीज ध्यान दें सब लोग आज की क्लास में, क्योंकि एप्लीकेशन अगर आपने नहीं सीखा किसी भी कॉन्सेप्ट का तो वो बेकार है कॉन्सेप्ट आपके लिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखते हैं। अ स्फेरिकल conducting shell of inner radius R1 and outer radius R2 has a charge capital Q। उसके बाद कहा जा रहा है अ चार्ज स्मॉल q is placed at the center of the shell। इस शेल के सेंटर पर हमने एक चार्ज स्मॉल q प्लेस कर दिया। अब आपसे कहा गया ये बताओ व्हाट इज द surface charge density on number 1 inner surface and number 2 outer surface। ये पूछा गया आपसे। फिर उसके बाद पूछा गया
write expression for electric field at x greater than R2 from the center of shell। ये आपसे पूछा गया, फिगर कुछ ऐसे गिवन है। ठीक है, यहां पर सेंटर पर हमने चार्ज रख दिया प्लस क्यू, और इसको जो चार्ज दिया हुआ है ऑलरेडी वो है कैपिटल क्यू। ये आपसे सवाल पूछा गया, इसका ये इनर रेडियस है R1 और ये आउटर रेडियस है R2। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। अब आपसे कहा गया ये दो सवालों के जवाब दो। पहले तो ये बताओ कि इनर सरफेस पर यहां पर और आउटर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आप याद करो, मैंने कल ही आपको कैविटी का कॉन्सेप्ट कराया और ये बोर्ड में आया है 2010 में। ये क्वेश्चन 2010 में बोर्ड में आया था, ऑल इंडिया वाला सेट जो आउटसाइड दिल्ली वाला जो सेट है उसमें आया था ये। ठीक है, तो अब देखो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटीज पूछी गई आपसे। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होता है चार्ज, दूसरा चाहिए होता है एरिया। एरिया तो मुझे पता है क्योंकि मुझे रेडियाई पता है इनके। अब बारी आती है चार्ज की। तो जब ये एक मेटल कंडक्टर की आपको स्फेरिकल शेल गिवन है जिसकी मोटाई है कुछ, तो हमें ये बात पता है कि इंडक्शन होता है कंडक्टर्स के अंदर। अगर ये प्लस क्यू है तो यहां सरफेस पर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू। और आउटर सरफेस पर इंड्यूस चार्ज होगा साथ में, कल मैंने आपको ये चीज बताई थी। कितना चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा यहां पर, प्लस क्यू। ठीक है, तो बाहर के सरफेस पर टोटल चार्ज कितना हो गया, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। अंदर पर कितना हो गया, माइनस क्यू। तो इनर सरफेस का जो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी सिग्मा फॉर इनर, वो आ जाएगी चार्ज माइनस क्यू अपॉन एरिया। स्फेयर का एरिया रेडियस R1 के साथ वो होता है 4 पाई R1 स्क्वायर। ये इनर सरफेस की मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई। समझ में आया सबको? उसके बाद सिग्मा फॉर आउटर सरफेस पर चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। तो कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, और रेडियस कितना है R2, तो एरिया हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटीज आ गई मेरे पास यहां पर फर्स्ट और सेकंड पार्ट का, ये आ गया। ये ए का फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक, अब आते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट कह रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है, शेल थ्योरम याद करो, मैंने कहा था जब भी किसी हॉलो स्फेरिकल या सॉलिड कंडक्टर को चार्ज दिया था, अगर वो कंडक्टर है तो वो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसका जितना भी चार्ज उसके अंदर है वो सारा कहां लाई कर रहा है, सेंटर पर लाई कर रहा है। गॉट इट? तो अब नोटिस करो इसके पास टोटल चार्ज है कितना। देखो यहां Q प्लस, ये एक तो Q था इसके पास और एक ही अंदर वाला Q था। भाई ये तो दोनों रेड वाले चार्जेस तो इंडक्शन के चार्जेस हैं और ये दोनों बराबर होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज है कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। और ये कंसीडर कितनी कहां पर होगा, कहां पर लोकेटेड है ये, सेंटर पर। शेल थ्योरम कल ही मैंने आपको बताया था, अगर आप याद करो मैंने आपको ये सारी चीजें एडिशनल बताई थी, किताबों में नहीं मेंशन है ये सारी। क्या होता है कि ये माना जाता है, शेल थ्योरम कहता है कि अगर आप किसी भी ऐसी स्फेरिकल शेल को चार्ज देते हो तो वो कुछ इस तरह से लाई करता है, वो कुछ इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि वो सारा का सारा चार्ज कहां लाई करता हो, उसके सेंटर पर। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार बनती है। तो मेरे पास ये कैपिटल Q और स्मॉल q कहां लाई करेगा, सेंटर पर लाई करेगा। और सेंटर से दूरी कितनी गिवन है क्वेश्चन में, मुझे गिवन है x। और एक पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन 4πε0r²। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी वो आ जाएगी Q प्लस स्मॉल q अपॉन 4πε0 x²। क्योंकि यहां पर दूरी कितनी गिवन है मुझे,
x गिवन है, ठीक है, और टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। और शेल थ्योरम ने कहा था ये सारा चार्ज कैसे बिहेव करता है, ये सारा चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सारा का सारा चार्ज उस शेल के कहां लाई कर रहा हो, सेंटर पर लाई कर रहा हो। गॉट इट? तो ये हमारे पास क्वेश्चन था जो हमने यहां पर किया इसके ऊपर बेस्ड। ठीक, अब अब एक क्वेश्चन है, इसमें आपका सर्कल्स की एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने सर्कल चैप्टर ज्योमेट्री में सही से पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज अटक जाएंगे। क्वेश्चन है, ये एक रिंग है, ध्यान देना, दिस इज अ रिंग। और इसके सेंटर से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस है, सेम उसी रेडियस का जितने रेडियस का ये रिंग है, यानी दोनों के सेंटर्स एक दूसरे की सर्कमफेरेंस पर लाई करते हैं। ये रिंग का सेंटर है और ये इस गॉसियन सरफेस का सेंटर है, ठीक है जी। ये दिस इज आर, ठीक है। अब जो चार्ज है कैपिटल Q वो इस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। चार्ज कैपिटल Q वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस रिंग। आपसे ये पूछा गया है, आप ये बताओ कि ये जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाया है इसमें कितना फ्लक्स पास हो रहा है। यू हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब सर्कल की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आप नोटिस करो, ये जो एंगल बनेगा यहां पर, इफ आई मेक दिस, ध्यान देना प्लीज, यहां पर जरा थोड़ी सी ज्योमेट्री है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। देखो देखो ध्यान से, कैसे, देखो ये रेडियस है इसका तो ये आर हो गया, ये रेडियस है इसका तो ये आर हो गया, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ऐसे ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये भी आर और ये भी आर, तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा एंगल ये कितना हो गया, 120 डिग्री। तो देखो ये मेरे पास रिंग है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ठीक। ये मैं 120 डिग्री का एंगल बना देता हूं, दिस एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है। अगर इसकी पूरी सरकमफेरेंस सी थी, इसकी पूरी सरकमफेरेंस सी थी, तो पूरी सरकमफेरेंस के लिए 360 डिग्री का एंगल होता है और 120 उसका 1/3 1/3 है। इसका मतलब ये जो सरकमफेरेंस है ये कितनी हो जाएगी, c/3, 1/3 ऑफ टोटल सरकमफेरेंस। पूरा एंगल 360 डिग्री, ये कितना है 120, तो फ्रैक्शन निकालो, 120 अपॉन 360 इज 1/3, यानी ये टोटल सरकमफेरेंस का कितना हिस्सा हो गया, 1/3, ठीक। अब चार्ज बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जो सरकमफेरेंस है ये टोटल सरकमफेरेंस का 1/3 है, तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज का 1/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी यहां पर ये जो चार्ज लाई कर रहा है ये टोटल चार्ज का कितना है, Q/3। गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है फ्लक्स केवल उस चार्ज की वजह से होता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर लाई कर रहा हो। तो ये मेरा गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस से ये वाला हिस्सा तो बाहर लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स होगा तो वो केवल इस वाले चार्ज की वजह से जो इसके अंदर लाई कर रहा है, और वो कितना हमने निकाला ज्योमेट्री से, वो आया Q/3। तो मेरे पास जो फ्लक्स आएगा
फाई वो हो जाएगा चार्ज Q अपॉन 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई खास इसमें मैथमेटिक्स नहीं लगनी, कोई कैलकुलेशन नहीं होनी, सिर्फ लगना है कॉन्सेप्ट। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो आपने ये ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया यहां पर, यही इस क्वेश्चन का की फैक्टर है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सबको समझ में आ गया यहां तक क्वेश्चन?